देखिए हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे आज, वो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बिल्कुल ध्यान से सभी समझोगे इसको। आवाज कम है मत कीजिए बिल्कुल, तो बाहर से सीख पाओगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मिला शांत में तो दम शांत रहोगा, बात नहीं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले जानना पड़ेगा हम लोग को कि एटम का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है। इस पर गौर कीजिए, ठीक है। एटम का शेप हम लोग जनरली लेके चलते हैं, वो स्फेरिकल होता है, जो कि यूज करने के बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में एटम का शेप होता ही नहीं, वो शेपलेस है। कहो कैसे? आप लोग सोचते हैं आज एटम का शेप जस्ट लाइक दिस स्फीयर, नहीं बॉल की तरह बोलते हैं। एक्चुअल में कोई बॉल नहीं वहां पर मान लीजिए आपका हाथ है, हाथ में मुट्ठी को बांध दिए, जो मुट्ठी बांधे ना, ये मुट्ठी में मान लो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बने हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने हुए हैं, ठीक है। पैक्ड मतलब है। अब लगेगा क्या ये पैक्ड होने के बाद कोई चीज के अंदर रखा हुआ, वो भी नहीं है, बस ये बंधा हुआ है। इसका आपका फिगर देखिए बुक में, ये फिगर दिखाई पड़ रहा होगा, टॉप में दिखाई पड़ रहा है। ये फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या देख रहे हैं? जो रेड कलर का और व्हाइट कलर का नहीं है बीच में, वहां पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। मान लीजिए रेड कलर दिखा रहा है प्रोटॉन को, और व्हाइट कलर जो आप देख रहे हैं व्हाइट बॉल, वो मान न्यूट्रॉन है। बट एटम में कोई बाहर से आप बॉल या फुटबॉल या सोचोगे कोई चीज बड़ा सा चीज को है जिसको कवर किए हुए, कुछ नहीं है। सिर्फ बस टाइटली पैक्ड है। कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। किस फोर्स से वो पैक्ड है? दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जिससे वो पैक्ड है, उसे कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स। सही बोलो, क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर फोर्स। कहोगे ये न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट साइंटिस्ट ने थिंक कहां से किया? ध्यान सुनोगे अच्छे से। मान लिया जाए कि यहां पर जो सेंटर में न्यूक्लियस पे ये हम बस गोल तो कर दिए इसको, लेकिन एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं होता है गोल किया इस तरह से। यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और बहुत सारे क्या न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स पर चार्ज क्या होता है? प्लस। पढ़े प्लस प्लस, ये प्लस प्रोटॉन पढ़े, हम सब पढ़े हैं क्लास 8 में भी। लाइक चार्ज ग्रुप क्या करता है? लाइक चार्ज रिपेल करता है ना, ये सब लाइक चार्ज है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज है ही नहीं, बस उसको हम यहाँ बीच में एन लिख कर दिखा रहे हैं, ठीक है। एन क्या है? न्यूट्रॉन दिखा रहा है। एन मीन्स न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। जो हम बाहर से घेरे हैं वो एक्चुअल में घिरा होता ही कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल सोचना बंद कर दो कि बाहर से कोई घिरा हुआ है एटम को, उसके अंदर न्यूक्लियस घिरा हुआ है, कोई घिरा हुआ नहीं है, बस वो खुला ओपन है, ठीक है। तो यहाँ से जो बाहर में आप जो देते हैं, जो केमिस्ट्री में बायोलॉजी में पढ़ते हैं आप लोग सेल, उसमें न्यूक्लियर होता है मेम्ब्रेन, नहीं पढ़े हो? यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ वहां पर न्यूक्लियर प्लाज्म होता है जिसको घेरता है कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। ना आपका सेल मेम्ब्रेन ना सेल वाले, यहाँ पर कोई नहीं, ठीक है। यहाँ ये बिल्कुल ओपन है, यहाँ से खुला हुआ है, फिर भी ये अंदर में पैक्ड है। बंद है मतलब क्यों बंद है? जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से रिपेल कर रहा है ना, प्लस प्लस रिपेल कर, बहुत सारे प्लस है। इन सबको तो जहां तहां बिखरना चाहिए ना, फिर भी वो टाइटली पैक्ड क्यों है? क्योंकि इन सबको एक जगह इकट्ठा किया, बांधा हुआ है। कौन? दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियर रेंज में ही काम करता है। न्यूक्लियर रेंज का मतलब ये फोर्स हर किसी बॉडी के बीच काम नहीं करेगा,
ये फोर्स तभी काम करेगा जब साइज दो पार्टिकल के बीच बहुत कम होगा। 10⁻⁻15 मीटर होता है न्यूक्लियस का साइज, 10⁻⁻10 मीटर होता है एटम का साइज। इसको साइज ऑफ एटम बोलते हैं। और ये क्या होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस। बोलो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? एटम बड़ा है। तो आपको लगेगा पावर 10 से तो बड़ा ये बड़ा हो गया, नहीं छोटा हो गया। और ये पावर माइनस में है ना, पावर माइनस में छोटा क्यों? क्योंकि आपको सामने कर रहा हूं ग्रुप में 10⁻⁻15 है ये, और ये 10 की पावर कितना है? -10 है। पावर नेगेटिव जब उल्टेगा तो पावर बन गया पॉजिटिव, ये भी उल्टेगा पावर बन गया पॉजिटिव। बोलो यहाँ पर 10 पर 15 जीरो है, 1 पर, यहाँ पर 1 पर 10 जीरो। 1 पर 15 जीरो से भागा दोगे और 1 पर 10 जीरो से भागा दोगे, बड़ा मिलेगा किसमें? इसमें किसमें? अरे यहाँ मिलेगा ना, यहाँ कम से भागा दे रहे ना। 1 में भागा दोगे 10 से, 1 में भागा दोगे 100 से, बड़ा कौन मिलेगा? बड़ा ये मिलेगा ना। यहाँ कम जीरो है, यहाँ पर जीरो की संख्या 15 पीस है और यहाँ पर जीरो की संख्या 10 पीस है। दोनों में बड़ा कौन? ये बड़ा कि ये बड़ा? ये बड़ा होगा ना, ये पूरा बड़ा होगा, ये पूरा बढ़ गया चूंकि नीचे कम है ये, मतलब कि 10⁻−10 बड़ा है किससे? 10⁻−15। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं सर दोनों में बड़ा कौन है, किसको बड़ा समझे? बस दिखा पावर बड़ा है, बस बड़ा बोलती है उसको, वो अक्षर में छोटा है, पावर नेगेटिव में। ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज कितना गुना छोटा हो गया एटम साइज से? 1 लाख गुना। कैसे? दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 10⁻5 का डिफरेंस है। 5 का मतलब 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो मीन्स 1 लाख। लगभग लाख गुना छोटा है, 1 लाख गुना छोटा है कौन? न्यूक्लियस। किससे? एटम से। ठीक है, दोनों में किसी को हम देख नहीं सकता, दोनों में किसी को हम नेक्ड आई से या सिंपल माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस होता है यूज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसमें 2 कन्वेक्स लेंस होगा यूज। दोनों में कोई लेंस से हम लोग देख नहीं सकते। तो इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ाए थे आप लोग को, SPM पढ़े हो ना? हाँ, इस माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाकी दोनों में कोई माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, चलिए तो फिर बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियर फोर्स ही है जो लाइक चार्ज को रिपेल करने के बाद भी उसको बांधे हुए है। तो कितना भी रिपेल करे ये, लेकिन ये फोर्स सबसे बड़ा है ना, इन सबको बांधे हुए। फिर यहाँ पूछेगा कोई आपसे, बताओ ये प्लस प्लस रिपेल कर रहा है तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का नाम क्या है? प्लस प्लस रिपेल कर रहा है, अलग हो रहा है, उस फोर्स का नाम पूछे क्या है? उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स एंड लिखे, दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। 2 बार ऐसे कर दिए ना आप, 3 बार समझ जाओ बड़ा नहीं हुआ, क्या हो गया? बहुत बड़ा हुआ। ठीक है, 1 बार किसी बड़ा हुआ, 2 और मोर टाइम कर दोगे तो फिजिक्स में कहते हैं इसको, या केमिस्ट्री में कहते हैं इसको वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, सिंबल का मतलब वेरी लार्ज हो गया, बहुत बड़ा हो गया। इसका मतलब साइज, इसका न्यूक्लियर फोर्स जो है बहुत बड़ा होता है। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो किसके बीच काम कर रहा है? एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन्स, प्रोटॉन नहीं प्रोटॉन्स, ऐसा लग गया ना, बहुत सारे प्रोटॉन्स के बीच। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये फोर्स हर जगह काम नहीं करेगा। कहां काम करेगा? जहां बॉडी का पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा, बहुत करीब होगा, वहां काम करेगा, हर जगह काम नहीं करेगा। चलिए उसके बाद कोई पूछे आपसे, न्यूक्लियस के अंदर जो हो गया पार्टिकल्स, अब इलेक्ट्रॉन आप लोग अक्सर फिगर ड्रॉ करते हो, उसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 घुमाते हो, सेकंड में 8 घुमा देते हो, नहीं इस तरह से, थर्ड में 18 घुमा देते हो। ये गलत फिगर है, सही फिगर नहीं, ये अपनी सहूलियत के ड्रॉ करते हैं। ये फिगर 2 डायमेंशन है, लेकिन जो एटम घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो 3D में। एक ऐसे घूम रहा है, ऐसे मुट्ठी है कौन? न्यूक्लियस, ये घुमा, दूसरा ऐसे मान लो घूम रहा है, ये मान लो केस सेल है, क्या है? केस सेल मान लो, ये छोटा है, ये केस सेल एल से बड़ा हो गया, ये एल सेल है। अब एल सेल ऐसे मान लो, के ऐसे है तो एल ऐसे ही होगा, जरूरी नहीं है, एम ऐसे ही जरूरी नहीं है, के ऐसे है, एल ऐसे हो सकता है, एम ऐसे हो सकता है, उससे मतलब ऐसे अलग अलग एंगल हो सकता है।
इन्हें क्या ड्रॉ करते क्या, न्यूक्लियस है, फिर एक सेल, के सेल, एल सेल, नहीं कंसेंट्रिक तरह ड्रॉ करते हैं। तो कंसेंट्रिक ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, वो 3 डायमेंशन होता है। इस तरह देखिए फिगर दिखाई पड़ रहा है ना, यहां पर एक्चुअल फिगर ये है ना कि वो है, ये सब फॉल्स फिगर है, बिल्कुल गलत है। अब एग्जाम में हर वक्त इसको ड्रॉ करना सही पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग यूज कर लेते इसी का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन में, लेकिन एक्चुअल फिगर यही होता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, के सेल या एल सेल या एम सेल, वो सब सेम ऑर्बिट कंसेंट्रिक सर्कल में नहीं होते हैं। भूल से भी ऐसे मत में न्यूक्लियस है, के सेल या एल सेल या एम सेल, ये गलत है बाबू। सही कौन है, ये 3D, ये ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद लेकिन हम लोग फिर भी ड्रॉ शुरू करेंगे, क्योंकि जान मुझे गलती करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि इतना बड़ा फिगर ड्रॉ बराबर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अपना, ध्यान देना फिर। अब यहां पर ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स था और न्यूट्रॉन था, ये बहुत छोटा है, क्या ये सही मायने में है क्या, नहीं, गिरा हुआ नहीं है, बस घर समझा दी रहने के लिए। ये के सेल है, ये एल सेल है और ये एम सेल है। बोलो के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल में, ठीक है। सबसे ज्यादा इनर्जेटिक सेल कौन है, के, एम, एन, पी, क्यू, कौन अधिक है, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को घुमाएगा वो उतना पावरफुल है। एक ट्रक मान लो, सुनोगे, एक गाड़ी है जो 5 पैसेंजर कोई ढो पाती है, दूसरी गाड़ी 10 ढो पाती है, तीसरी 15 ढो पाती है, किसकी ऊर्जा अधिक मानते हैं, सिंपल से आप ये मात्र 2 ही को घुमा पा रहा है, तो इसका ज्यादा कैसे हो जाएगा, ये 8 घुमा रहा है ना, और ये 18, जो जितना ज्यादा घुमाएगा समझ जाओ उसकी ऊर्जा उतनी अधिक है। एनर्जी लेवल ऑफ, एनर्जी हो गया के सेल, एनर्जी लेवल ऑफ एल सेल, एनर्जी लेवल ऑफ एम सेल, सबसे बड़ा कौन होगा, इन चारों भी होगा, आगे और भी होगा बहुत। ये कि सेल सिर्फ 4 होते हैं, बहुत सारे सेल हो सकते हैं, सेल सिर्फ 4 ही नहीं होते हैं, ठीक है, सेल आगे और भी होंगे, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कर लेंगे। एनर्जी लेवल क्या बताएगा आपको कि कौन सा ऑर्बिट में कितनी ज्यादा एनर्जी है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतनी अधिक इलेक्ट्रॉन घुमा पाएगा। तो सबसे कम या सबसे लोअर एनर्जी सेल किसको बोलेंगे, ठीक है। और इन 4 में सबसे हाईएस्ट कौन हो गया, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां घूमेगा दैट मींस हायर एनर्जी लेवल कहेंगे उसको, ठीक है। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। एनर्जी लेवल से जोड़ दिए इसको आगे आपको पढ़ना है, बोर मॉडल ऑफ एटम में भी पढ़ाएंगे अच्छे से, नोट कर लीजिए, मिटाएंगे इसको, इसमें नोट कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन इसका है कि सेल जो इलेक्ट्रॉन को घुमाएगा उन सबका स्पीड सेम होगा, बिल्कुल वो नहीं होगा। सुनो क्यों नहीं होगा, ध्यान से सुनोगे। इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है, ठीक है, हम लोग का ऐसा एजप्शन है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, हम लोग का ऐसा एजप्शन है कि इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी ओर खींच रहा है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी ओर खींच रहा है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जैसे कि सन अर्थ को खींच रहा है, जिस कारण अर्थ घूम रहा है। सन मून को, या अर्थ मून को खींच रहा है, अर्थ खींचता है मून को, मून घूम रहा है। सन खींच रहा है वेनस को, वेनस घूम रहा है ना, ऐसा मानते हैं ना। लेकिन यहां पर ऐसा मत समझना कि ये इसको खींच रहा है तो घूम रहा है, ये इसको खींच रहा है तो घूम रहा है। ये सेल, ये पहले जो साइंटिस्ट था वही माना था जो हम बोल रहे हैं। बाद में एक नया आया थ्योरी, उसे मालूम चला कि हर सेल के पास खुद की ऊर्जा है, उसके पास खुद का एनर्जी है, वही उसको घुमा रहा है हमेशा, मतलब हर बार घुमाएगा वो। और हर सेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी स्पीड हम लोग अलग अलग लेंगे, सेम नहीं लेंगे। वो डिपेंड करेगा आपके ऑर्बिट के साइज पर। ऑर्बिट का साइज क्या है, रेडियस क्या है इसका, मतलब ये फिर बोल रहे हैं आपको, तुम सोचोगे इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है, ये थिंक कर रहे हो ना। शुरुआत में आपका थिंक करना सही है कि इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है कौन, न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा वो, तो वो आपका इस बात में घूम रहा है। ये ऐसा ही मानना शुरुआत में साइंटिस्ट का भी था
बाद में आप अगर पढ़िए, एक पेज नंबर देते हैं आपको हम, उस पेज में लास्ट में पढ़ोगे, यहाँ पर देखो ड्रॉबैक है, यही खामी बन गई जो अभी बोल रहे हैं आपको, ये मिस्टेक बन गया किसका, रदरफोर्ड का। इसको दूर कौन किया, निल्स बोर्ड ने दूर किया, कि कहा कि जो तुमने जो कहा वो गलत कहा। बाद में उसने कहा कि हर सेल के पास खुद की ऊर्जा है, ठीक है, जो उसको नेचर से मिला, कोई दिया भी नहीं है, वो उसके पास नेचुरल एनर्जी है। और हम पढ़े एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट, ना घटती है ना बढ़ती है, वो वैसे सेम होती है। इस कारण से वो घुमा रहा है, ठीक है। मतलब कि ऐसा थिंक करना बिल्कुल गलत है कि इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है कौन, प्रोटॉन। लेकिन शुरुआत में सब यही सोचता है, हम लोग भी यही समझाएंगे, लेकिन बाद में ड्रॉबैक बन जाएगा ये। और सही कौन किया, फिर इसको नेल्स बोर किया, जिसने कहा कि जो हमने सोचा था वो गलत सोचा था। अगर ऐसा होगा ना, जानते हो क्या होगा, सुनोगे, अगर ऐसा होता तो क्या होगा, सुनोगे ध्यान से। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ध्यान सुनोगे, यहां भी कंसेप्ट फिजिक्स का है। अगर इलेक्ट्रॉन को मान लो, फिर आवाज आ रहा है, न्यूक्लियस में मान लीजिए प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन मान लो बाबू घूम रहा है। ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा, इलेक्ट्रॉन किस पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ घूम रहा है ना। क्या इसका और इसका इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी का, इधर होगा, इस पॉइंट पर इधर होगा, पढ़े ना, इस पॉइंट पर इधर। जिस पॉइंट पर निकालना होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है ना, बिल्कुल चेंज कर रहा है, हर जगह चेंज कर रहा है। और हम पढ़े हैं कि वेलोसिटी है क्या, तो वेलोसिटी कहोगे सर एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर बनता है दो चीज से, एक मैग्नीट्यूड से और एक डायरेक्शन। मतलब हुआ ये कि वेक्टर को हम लोग चेंज कर सकते हैं दो तरह से, इसको भी चेंज करके या इसको भी चेंज करके, दोनों में कोई चेंज करेगा चेंज हो जाएगा ना। यहां ये तो चेंज कर ले रहे हैं, चेंज क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज करती है तो याद कीजिए ये होता है, नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये लगातार इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है। ब्रो एक्सीलरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या लॉस कर रहा है, अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है। एनर्जी लॉस करेगी तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब कम हो जाएगा तो अपने आप धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाएगा ना। लेकिन एक्चुअल वास्तविक ऐसा होता नहीं, इसीलिए इस कंसेप्ट को खारिज किया, गलती कहा गया, और फिर लाया गया नेल्स बोर कंसेप्ट कि इलेक्ट्रॉन को घुमा नहीं रहा कौन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसके कारण, एनर्जी लेवल ऑफ ईच एंड एवरी सेल के कारण घूम रहा है। हर सेल घुमा रहा है उसको, ना कि न्यूक्लियस में बैठा हुआ प्रोटॉन घुमा रहा है उसको, ठीक है। बात में साबित होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या बोले आपको, क्वेश्चन था कि हर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो सेम स्पीड घूम रहा है क्या, नहीं, वो डिपेंड करेगा ऑर्बिट के शेप, ऑर्बिट के साइज पर, ठीक है, ऑर्बिट के शेप पर डिपेंड करेगा। मतलब लोग कह सकते हैं, सुनोगे एक बात और, इसको और थिंक करोगे, अगर जो अंदर में होगा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन अंदर में होगा वो फास्ट मूव कर रहा हो, जो बाहर में होगा वो और स्लो, और बाहर और स्लो, तब तो सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होता है। सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान क्यों होता है, तो सबसे कम उसके पास ऊर्जा होती है, नहीं होती है। सबसे आउटर मोस्ट नहीं पढ़े, सोडियम मान लो है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है 2A21 पढ़ा है ना। इसको निकालना आसान क्यों होता है, क्योंकि सबसे बाहर में है, इसके पास सबसे कम ऊर्जा होगी, निकाल लीजिए इसको, ठीक है। वही सिखा गया, हर इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी नहीं होगा, सेम स्पीड से मूव वो नहीं करेगा। अब कौन सा कैसे, देखिए सिंपल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर पढ़े हैं। जब सबके पास एनर्जी सेम नहीं है तो v सेम होगा, ठीक है। मैं हर चीज को तुम लिंकअप खुद से कर सकते हो, एनर्जी सब सेम नहीं है, v कहां से होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। जब एनर्जी सबके पास सेम नहीं है, हम अभी फिर कह रहे हैं कि इसको निकालना सबसे आसान है, सबसे कम इसके ऊर्जा है, तो सबसे कम ऊर्जा है तो सबसे कम भी का ना होगा, जितना दूर जाएगा उतना भी घटेगा, सेम नहीं समझना इसको। और कोई कष्ट नहीं बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को क्यों ऑर्बिट करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को क्यों ऑर्बिट करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को क्यों ऑर्बिट करता है,
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ही क्यों ऑर्बिट करता है, ये बोलना चाह रहे हो क्या? देखिए एक बात सुनो गौर, यहां पर ये चार्ज है, ध्यान दें इसको भी, ये चार्ज है आपके पास प्लस है, प्लस क्या है? प्रोटॉन है। पढ़ोगे तुम लोग, ये प्लस चार्ज है, इसका अपना फील्ड होता है, जिस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसके फील्ड में रखा हुआ कौन? इलेक्ट्रॉन। इस चार्ज के फील्ड में मैग्नेट चंबुक है, चंबुक के बगल में रखते हैं काटी को, तो काटी जब कितना गैप नहीं है फिर भी काटी इसके पास क्यों आता है? तो मैग्नेट का फील्ड है, वहां चंबुक का फील्ड है। उस तरह ये चार्ज अंदर में है ना, अंदर में चार्ज इसका फील्ड हो, इसके फील्ड के कारण ये इसको अपने ओर घुमाता है। घुमाने में हेल्प कौन कर रहा है? घुमाने में बस ये हेल्प कर रहा है, लेकिन घुमा कौन रहा है? घुमा रहा है सेल्फ एनर्जी। घुमाने में कोई इसका योगदान नहीं है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा बात सही करना है। प्रोटॉन, शांत रहोगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाह रहा है, खींच कहां रहा है? सेंटर की ओर, लेकिन घुमा रहा है कौन उसको? सेल का एनर्जी। जब ये सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, खींचना चाह रहा है ये, फिर भी ये सेल घुमा रहा है इसको अपनी एनर्जी से, तो बोलो ये कौन फोर्स काम किया? सेंट्रीपिटल फोर्स ने काम किया, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन घूमना पड़ता है उसके अचानक। जैसा सेंट्रीपिटल फोर्स काम किया, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण का नहीं हुआ है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो आप देख रहे हैं यहां पर है ना, ये फिर सुनोगे, ये सेंट्रीपिटल मतलब ये इसको फोर्स लगा रहा है, घुमा नहीं रहा है। ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, प्लस हमेशा माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ऐसा मतलब ये नहीं कि इसको आपका ये घुमाएगा। अब आप एक चीज और सोचिए ध्यान से, पढ़ोगे F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। यहां मास बहुत कम है जी, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। इसका मास और कम होता है, इसका मास भी कम होता है। जब दोनों का मास कम, ये फोर्स बहुत कम होगा। तो भूल से भी सोचना मत कि यहाँ पर इसकी ओर ये घुमा रहा है, इसको घूम रहा है सेल के एनर्जी के कारण। हाँ, ये कह सकते हो कि सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है, जो कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स, वो उसके कारण ये चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, ये तुम कह सकते हो। घुमा कौन रहा है? घुमा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, घुमा रहा है उसको। घुमा कौन रहा है? घुमा रहा है सेल का एनर्जी, सेल का एनर्जी, ठीक है ना। बोलिए। सेल की एनर्जी नहीं, सेल का एनर्जी डिपेंड करता डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना है उस सेल का। सेल का डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से, इसका एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, जो डिपेंड करेगा डिस्टेंस कितना है सेल का ऑर्बिट से, ठीक है ना। चलिए यहां तक तो सबको सीख गए मुझे से, उसके बाद फिर ध्यान देना, बात बिल्कुल नहीं ध्यान रहोगे। चलिए ये हो गया। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, सब मिला देना। सब एटॉमिक पार्टिकल, एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, दूसरा को इलेक्ट्रॉन, और तीसरा को न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव, पढ़े हो ना, ये होता है नेगेटिव, ये होता है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। ये दोनों कहां होता है? इन साइड बट न्यूक्लियस। ये क्या होता है? रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, सही है। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि कोई आपसे पूछे कि किसी बॉडी को आप चार्ज कैसे कर सकते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ, हाउ कैन यू चार्ज ए बॉडी। यहां भी कंसेप्ट बहुत अच्छा है, छोड़ेंगे इसको बेसिक से एकदम। किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, एकदम सिंपल में समझोगे। कोई बॉडी चार्ज कैसे होगा? मान लो कि आपके पास ये कॉम्ब है, कॉम्ब मीन्स कंघी है, मान लो, ठीक है। ये मान लेते हम लोग, ये कॉम्ब मान रहे हैं, ठीक है। तो बात ध्यान रखो, जब कॉम्ब को रब करते हैं, अच्छा कॉम्ब लिविंग बींग्स है, कितने लिविंग बींग्स है? नॉन लिविंग बींग्स जब भी होगा समझ जाओ एटम्स हो, लिविंग बींग जब भी रहेगा वहां सेल होगा।
कौन सेल? सी डबल सेल, एस एच ई डबल सेल भी होता है। ये सेल फिजिक्स का सेल हो गया, ये सेल बायो का सेल है, बट ये सेल केमिस्ट्री का सेल है। लेकिन ये सेल बायो का सेल भी है। एनिमल्स का जो होता है ना बाहर का लेयर, उसको भी हम लोग सेल ही कहते हैं, एस एच ई डबल सेल उसको भी कहते हैं। ध्यान रखोगे बात नहीं। जितना अभी नॉन लिविंग बीइंग्स एटम्स बना होगा, अभी भी बना, अब कॉम में भी आपका सेल होगा। कौन से? री सेल नहीं, कॉल, ठीक है। ये आपका लिविंग बीइंग्स में होगा, एनिमल्स में होगा, प्लांट में होगा, समथिंग होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब रब करेंगे, ध्यान सुनोगे, जब ये आपका नॉन लिविंग बीइंग्स है, इसमें एटम्स है। हम सब जानते हैं एटम्स के अंदर 3 पार्टिकल है। इस तीनों में सबसे लूजली बॉन्ड कौन है? ये दोनों टाइटली बॉन्ड है। इसको निकालना मतलब एटम बम का विस्फोट करना। सही बोल रहे हैं? सही फैक्ट है। इसको निकालना मतलब एटम बम का विस्फोट करना, इतना घातक होता है, ठीक है। इसको निकालना पॉसिबल तो है ही, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इसको निकालना पल रहा काम। कैसे? देखिए, हम रब कर रहे हैं, रब कर रहे हैं मतलब हम लोग क्या खर्च कर रहे हैं? अरे गला, रब किए मतलब अपनी एनर्जी खर्च नहीं किए। अरे पेन को उठाए तब भी वर्क, पेन को रब कर रहे तो वर्क नहीं कर रहे हैं। बहुत देर को हाथ दर्द करने लगेगा, नहीं? इसका मतलब क्या? वर्क करता दर्द कर रहा। रब किए तो एनर्जी अपना दिए। और फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर में एनर्जी कहता है वर्क से कि हम तभी होंगे जब तुम होगा, ठीक है। देखिए मतलब एनर्जी, शांत रहोगे, एनर्जी तभी होगा जब वर्क होगा। वर्क कहता है कि तुम तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं पढ़े हो? W इक्वल टू एफ एस नहीं पढ़े हो? अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो नहीं हो, वर्क जीरो होता है। एनर्जी कहता है कि हम तभी होंगे जब वर्क होगा, वर्क कहता है हम तभी होंगे जब डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब, शांत रहोगे, इसका मतलब एनर्जी हम खर्च किए, क्या हुआ? वर्क कहता है हम तभी होंगे जब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट कहता है हम तभी होंगे जब फोर्स लगेगा। सही है। हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं ना, ये फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पे तो क्या होने वाला है? अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब क्या है? तो हो गया ही। अब जब रब किए, डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब कोई चीज का मूव करना। इलेक्ट्रॉन जो आपका ऑर्बिट में घूम रहा था ना, उसको निकाल के एटम से बाहर कर दिए, ऑर्बिट से बाहर कर दिए। मान लो अभी ये एटम्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था। जब रब किए, एक एटम की बात, सिर्फ ये 1 एटम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत से एटम्स है ना, एक एटम की बात कर रहे हैं। जब रब किए, इसको ऊर्जा दिए, ये एनर्जेटिक हुआ और ये बाहर निकल गया, मतलब ये अपना ऑर्बिट छोड़ दिया। जो ऑर्बिट छोड़ दिया, जस्ट लाइक प्लूटो, क्योंकि इसको ऊर्जा दी है ना। ये आपका, सुनो ध्यान से, पंखा घूम रहा है, बोलो, अगर हम लोग क्या करें, पंखा पर अपना ऊर्जा लगाएं तो पंखा रुक जाएगा ना, हाथों कटे रुक जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जब यहाँ पर एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था, इसके पास ऐसे ही कम ऊर्जा घूम रहा है, बहुत कम ऊर्जा इसके पास है ना, सबसे बाहर है। जब अपना ऊर्जा देंगे इसको, तो ये अब हमारी बात को मानेगा ना। हमारी बात को मानने का कारण ये इसकी बात को माना छोड़ दिया और बाहर निकल गया। ये कहां से? अपने ऑर्बिट से, ठीक है। जब ऑर्बिट से बाहर अरे रब किया मतलब क्या दिया? इसको ऊर्जा दिया ना, एनर्जी दिया, तो ये एनर्जेटिक होकर बाहर निकल गया। कि हमारे फोर्स का डायरेक्शन कुछ और था और इसका जो फोर्स था वो इधर काम कर रहा था ना, ठीक है। तो वो बाहर निकल गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया। हमारा सोडियम ही था, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, दोनों कट गया बाबू, 0 बचा। लेकिन जब एक लॉस कर दिया, ये लॉस क्यों किया? रब किए तो लॉस किया, रब किए लॉस हो गया तो कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, बट प्रोटॉन अभी भी कितना है? अंदर उतना ही है।
इसको निकालना बस की बात हमारी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमको न्यूक्लियर फोर्स तोड़ना पड़ेगा और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो कहाँ तोड़ पाएंगे। ठीक है, ये प्लस ये माइनस सॉल्व में कितना आएगा, ये प्लस प्लस आ गया ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, चार्ज हो गया ना, तो वही यहाँ पर फॉर्म पर क्या आ गया, प्लस चार्ज, क्योंकि इसने क्या लॉस किया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ठीक है, मतलब कोई पूछे आपसे कि कोई बड़ी रब कैसे करेंगे, कोई बड़ी कोई चार्ज कैसे करेंगे, रब करके, रब किए तो क्या दी, एनर्जी दिए मीन्स वर्क हुआ, वर्क का हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट का है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा तब नहीं कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हुआ था, और नहीं बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो हो जाएगा ना, तब ये नहीं हुआ, नहीं किया। ठीक है ना,